साहित्य अकेडमी आज भी मेरे लिए एक मंदिर है जी। जिसमें पूजा की तरह से प्रतिष्ठा की जाती है, उसी तरह साहित्य का एक मंदिर है। पत्नी से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, वही आपका मार्गदर्शन आपकी जीवन की राह तय करती है। जो हमारे घर के जो घर था, किराए का मकान था, उसकी एक दीवार पे मैं लिख के गया कि मैं अब लौट के नहीं आऊँगा। यदि आप एक अच्छे रचनाकार होना चाहते हैं तो पहले संवेदनशील होना था, आज अति संवेदनशील आपको होना पड़ेगा। नमस्कार, इंडिया.com के साहित्य को समर्पित विशेष कार्यक्रम लेखक से मिलिए में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित प्यारा। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी, जिन्होंने साहित्य की तमाम विधाओं में लेखन किया है। अपने साहित्य योगदान के लिए आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आप हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव रहे हैं और देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जाते रहते हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बचपन और परिवेश के बारे में बताइए कुछ। रानीखेत मेरा नेटिव प्लेस है और मेरा गांव कुन्हिल है जहां मैं पैदा हुआ, और उसकी कुन्हिल की अपनी एक खूबसूरती है। और उसके पृष्ठ जो भाग में मानिला है, मानिला अपने में एक पिकनिक स्पॉट है और फॉरेस्ट एरिया है। तो जो मेरा क्षेत्र है वो बहुत सुंदर क्षेत्र है, तो वहाँ मैं पैदा हुआ। वहीं प्राइमरी में मेरी गांव में ही पाठशाला, गांव की पाठशाला में ही पढ़ाई हुई जी। और उसके बाद हाई स्कूल करने के लिए मैं मेरे घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर मानिला इंटर कॉलेज था, तो मानिला इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया। और उसके बाद गांव में प्रॉपर व्यवस्था का जो होती है गांव के जीवन की, वो कठिन जीवन तो है ही, और ख़ासकर पहाड़ के गांव का जीवन तो बहुत ही कठिन है। उन परिस्थितियों से मैं भी गुजरा हूँ। नज़दीक में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था उस दौरान, आज तो मानिला में डिग्री कॉलेज भी है, उस दौरान नहीं था। तो मैं पढ़ने के उद्देश्य से दिल्ली आ गया, लेकिन संयोग ये था कि मेरी अंग्रेजी उस तरह की नहीं थी और दिल्ली में प्रवेश नहीं मिला जी। मिल भी जाता तो कुछ रिजल्ट लेट था, उसकी वजह से प्रवेश भी नहीं मिल पाया था। लेकिन फिर मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से ग्रेजुएशन किया और वहीं से मैंने मास्टर की डिग्री भी ली और हिंदी साहित्य मेरा रुचि का विषय बन गया। उसके बाद जो मेरी शोध रहा, जो मेरा पीएचडी का रहा, वो आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने शोध किया था जी। तो ये जीवन की प्रारंभिक जो स्थिति है वो ये है। सर, पहाड़ से लेके मैदान तक का और अपने इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? मतलब देखिए, पहाड़ सुनने में, देखने में बहुत खूबसूरत है जी। हर कोई ये कहता है कि आप पहाड़ से हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम जानते हैं कि पहाड़ कितना कठिन जीवन वहाँ का होता है। हर कदम पर आपको कठिनाई मिलती है, पानी नहीं मिलता तो चढ़ाई मिलती है, खेती बाड़ी में अनाज पैदा नहीं होता। तो पहाड़ का और यहाँ का फ़र्क तो बहुत है ही, दिन और रात का फ़र्क है। यहाँ का जीवन बिल्कुल दूसरी तरह की परिस्थितियाँ लेकर आता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि यहाँ का जीवन बहुत सहज है। और जिस दौरान हम दिल्ली आए थे वो जो समय था इतना मुश्किलातों भरा नहीं था, ऐसा नहीं था। हर समय की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपने अपने तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, जिनके साथ हमें अपने को तारतम्य लाते हुए, जोड़ते हुए अपना एक आपको जोड़ना पड़ता है, उससे रूबरू होना पड़ता है, उन परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है। तो यही स्थितियाँ मेरे साथ भी रही। और जब शहर में आया तो पहले 2-3 साल तो मन ही नहीं लगा यहाँ। तो हम लोग पहाड़गंज में रहते थे, मुल्तानी ढांढा 6 नंबर गली में रहते थे, तो वहाँ नहीं लगा मन। तो एक बार आपको मैं बता भी दूँ, मेरे फादर ने कहा कि घर में मन नहीं लगता तो थोड़ा घुमा फिरा करो। मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस पहाड़ जाना है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो हमारे घर के जो घर था, किराए का मकान था, उसकी एक दीवार पे मैं लिख के गया कि मैं अब लौट के नहीं आऊँगा। ठीक है, तो लेखन की शुरुआत इसी को मानते हैं? ना, जीवन मेरा बिल्कुल अलग तरह से है। मैंने अभी कहा ना, प्रस्तुत आपने शहर, यहाँ की शहर की बात की, इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ।
तो उसमें गया मैं, पहाड़ वापस गया, लेकिन पहाड़ में भी मन नहीं लगा। मतलब 2-3 महीने रहा, फिर वापस आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उस जो लिखा हुआ था, मैंने अब लौट के नहीं आऊँगा, मैंने उसमें क्या लिखा, उसमें मैंने लिखा एक गधे की वापसी। उस हॉस्टल में हम 35 साल तक रहे जी। और वो वैसे ही लिखा हुआ था। और अब अभी भी है? अब वो घर मुझे लगता है कि बिक गया है, वो किसी पंजाबी का परिवार का। तो कभी इच्छा नहीं हुई उसको देखने की, उन पुरानी स्मृतियों को? जाने की इच्छा हुई, और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ हमारा अच्छा था, शादी ब्याह जो भी दुख सुख में हम लोग आते जाते थे, लेकिन वो घर बिक चुका था। तो कभी हिम्मत नहीं हुई किसी के घर में ऐसे जाने की। सर, लेखन की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, अब ये बात आपने अच्छी उठाई। मेरे घर की जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत सकारात्मक रही है, और मेरा जो गांव है वो सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध गांव रहा है अपने समय में। जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे दादा कुमाऊनी के एक महत्वपूर्ण कवि थे, दीवान सिंह चौधरी करके वो उनका नाम था, और दीवानी विनोद उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। और उस किताब का उन्होंने जो रची थी वो 1926 के आसपास रची थी। महत्वपूर्ण किताब है वो। पहाड़ के लोगों को, जो अब इधर युवा हैं, उनको पढ़नी चाहिए कि उन किन परिस्थितियों को उन्होंने उसमें दर्ज किया था। उस दौरान यानी 1926 में वो ये कहते हैं कि उस पुस्तक में कि यदि आपने अपने परिवार को समृद्ध करना है, आगे बढ़ाना है, विकास करना है परिवार का, तो आपको महिलाओं को शिक्षित करना होगा। मैंने पहाड़ जैसे एक सुदूर क्षेत्र में मेरे दादा कह रहे थे कि महिलाओं को, घर की महिला को पढ़ाना बहुत जरूरी। 1926 में वो उस किताब में भी उल्लेख है। जी। उसका मेरा अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने 2005 में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर लिया। विश्व पुस्तक मेला में उसका विमोचन भी हुआ था। तो एक तो हमारे दादा चूँकि कवि थे कुमाऊनी के, ये था। दूसरा, मेरे गांव की जो पृष्ठभूमि थी वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। ये तमाम चीज़ों का घालमेल मेरे उस पर प्रभाव पड़ा। और ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि जब मैं 7th में पढ़ रहा था गांव में, तो हमारे गांव में अखबार जैसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी थी। ठीक है ना, अखबार थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस मेरे घर में था। मेरे चाचा के उसके पोस्ट मास्टर थे। तो एक अखबार आया था, उसमें लिखा था कि गांव के बच्चों के लिए विषय दिया था, उस पर निबंध लिखना था। वो था मेरा गांव कितना पुराना कितना नया। अब वो अखबार कौन सा था, क्या था, आई डोंट नो। मुझे आज तक उसके वो नहीं है। तब ये भी नहीं था कि हम लेखक बनेंगे और या इस रास्ते पर चलेंगे, ऐसा भी नहीं था। तो मैंने उस पर निबंध लिखा था, और निबंध में मुझे पहला पुरस्कार मिला था। ये शुरुआत हुई कि एक प्रलोभन जागा मन में, और पहला पुरस्कार मिला, जो धनराशि मिली, उससे ये हुआ कि यार लिखने से पैसा भी मिलता है। साहित्य की तमाम विधाओं में आपने लेखन किया, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, मैं देख रहा था यात्रा संस्मरण भी आपने लिखे। तो सर, इतनी विविधता कैसे? एक तो ये है कि मैं बहुत मस्त रहता हूँ जी। मैं जीवन को किसी के शर्तों पर नहीं जीता, चाहे परिवार हो, घर हो। घर से भी मुझे जितना सहयोग मिला, चाहे मेरे पिताजी का हो, भाइयों का हो, फिर शादी हो गई तो मिसेस का हो, जो सहयोग मिला उससे मैं उड़ेण नहीं हो सकता। तो जब आपको एक सकारात्मक परिवेश आपको मिलता है, वातावरण आपको मिलता है, तो आप लिखने की शुरुआत करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप सोच सकते हैं। तो शुरू में मैंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास भी लिखे। तो जो पहला उपन्यास जो मुझे लगा कि मैं एक अच्छा लिख सकता हूँ, जो मुझे मेरा मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही थी, वो था आसमान झुक रहा है। और शैलेश मडियानी जैसे बड़े कथाकार ने उसकी वो लिखी, उसका फ्लैप में लिखा था उस उपन्यास का। तो लोगों ने कहा कि जब मडियानी जी ने लिखा है तो निश्चित तौर पर उपन्यास पढ़ना है। तो यकीन नहीं करेंगे, 1990 का वन ऑफ द बेस्ट नावल था, उसको इतने लोगों ने पढ़ा है। और फिर खुद शैलेश मडियानी जैसे व्यक्ति ने शारिका में बड़ा आर्टिकल लिखा था, और उसमें लिखा था कि इस उपन्यास से हरिसुमन बिष्ट में उपन्यास लिखने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और इस उपन्यास में पाली पछाऊं की जो मिट्टी है
उसका गंध, उसकी जो गंध है, जो सुगंध है, वो लगातार इस उपन्यास में देखने को मिलती है। मुझे याद है कि असगर वजह तमाम बड़े बड़े लोग थे, सब ने उस पर लिखा बोला, और सब मेरे पास उसकी धरोहर है उन लोगों की कि इन लोगों ने क्या क्या बोला, क्या लिखा और कहाँ कैसा छपा। ये बहुत मेरी उपलब्धि उस उपन्यास से मुझे लगी। अच्छा, मानिला इंटर कॉलेज से आपका हाई स्कूल इंटर हुआ जी, वहाँ की कोई स्मृति बताना चाहें जो आपको अब भी जीवंत रूप में आपको याद हो? वो मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था। अच्छा। कठिन दौर ये था कि मेरा घर कुन्हिल, मैंने गांव का नाम बताया होगा, कुन्हिल है। कुन्हिल से 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, एकदम चढ़ाई, और जिसमें पाँव सीधे नहीं पड़ते, आपके टेढ़े ही पड़ते हैं, और लुढ़कने का जो खतरा है वो बराबर है। हवा बहुत उस धार पे चलती है लेकिन पानी नहीं मिलता। उस चढ़ाई को 5 किलोमीटर की चढ़ाई को पार करके मुझे मानिला मंदिर, जो देवी मंदिर है, वहाँ पर पहुँचना होता था। वहाँ से फिर मुझे साथी मिलते थे, लेकिन कुन्हिल से 5.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो मैं अकेले तय करता था। फिर वहाँ से 3.5 किलोमीटर आगे मेरा इंटर कॉलेज था, वहाँ मैं पहुँचता था। यानी ये 9-10 किलोमीटर की यात्रा एक तरफ की बनती थी जी। और उसमें सुबह 8 बजे का स्कूल होता था, तो आप ये लगा लीजिए कि मुझे 4 बजे घर से निकलना होता था। पहाड़ों पर 4 बजे निकलना कोई आसान नहीं होता। तो वो मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था, मैंने उसको भी सहन किया। सर, अक्सर एक विवाद साहित्य में उपजता है और हमने उसको विनोद कुमार शुक्ल जी के प्रकरण में भी देखा है जी, कि रॉयल्टी के नाम पे प्रकाशक जो लेखक के साथ एक हेर फेर करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत दुखद स्थिति है, और इसके लिए जो हमारी सरकारें हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था जी। वो पहल करनी चाहिए थी। आखिर इस देश में लेखक ही ऐसा क्यों है जो बिल्कुल उपेक्षा का शिकार हो रहा है? आज देखिए आप, अखबारों से भी साहित्य गायब हो गया पूरी तरह से, जी। और जो हमारे वाद विवाद के जो केंद्र हुआ करते थे, वो जहाँ चर्चाएं हुआ करती थी, उनकी संख्या भी अब बिल्कुल कम हो गई है। लेखकों में एक तरह से निराशा का भाव इधर जगा है। जी। यदि हमारी सरकारों ने कॉपीराइट के नियम पर कुछ सोचा हुआ होता, लेखकों की या कलाकारों के बारे में सोचा हुआ होता, तो निश्चित तौर पर एक नीति बनती, नीति के तहत उन्हें कुछ मिलता। सर, 65 साल आपकी उम्र हो गई है और मुझे लगता है कि 3 दशक से तो आप सक्रिय होंगे लेखन में, अगर 20 साल की उम्र में भी लिखना शुरू किया होगा। तो कुछ हमारे जो युग पुरुष हैं, साहित्य के जो पुरोधा हैं, उनके साथ अपनी स्मृतियाँ आपसे जानना चाहेंगे। सबसे मैं पहले ये बता दूं कि लेखक कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसका एक जो भव्य जो था रूप जो मैं देखता था, वो मुझे साहित्य अकेडमी में देखने को मिला। साहित्य अकेडमी, आज मैं इस उम्र में पहुँच गया हूँ, साहित्य अकेडमी आज भी मेरे लिए एक मंदिर है, जिसमें पूजा की तरह से प्रतिष्ठा की जाती है, उसी तरह साहित्य का एक मंदिर है। सबसे ज़्यादा मुझे करीबी जो लगे विष्णु प्रभाकर के बारे में मैं बहुत लोगों को बताया करता हूँ कि वो मंडी जो मोहन सिंह पैलेस का कॉफ़ी हाउस था, वहाँ हम शाम को बैठा करते थे। उसमें पंकज बिष्ट जी थे, राजकुमार सैनी, भीष्म साहनी, ये तमाम लोग वहाँ पर रेगुलर आते थे, और पॉलिटिशियन भी आते थे, ये सभी लोग आते थे। तो यूँ ही बात चल रही थी, और जो विष्णु जी थे वो बहुत खुश मिजाज रहते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक दिन मेरी मिसेज भी मेरे साथ थी, तो कहने लगे, हरी सुमन ये बताओ कि तुमने प्यार व्यार कभी किया? मैंने कहा सर मैं तो पता नहीं, किया ही नहीं किया। तो उस दिन उन्होंने बस इतना ही कहा। बाद में एक दिन मेरी मिसेज के साथ थी, तो कहने लगे, बहू तुम हरी सुमन को कब से जानती हो? उन्होंने कहा अभी तो हमारी शादी हुई है। तो कहने लगे, ये प्यार व्यार तो तुम्हें नहीं करता होगा, ये तो बड़ा पत्थर दिल है। अच्छा। तो मतलब विष्णु जी का ये कहना मुझे बड़ा वो लगा, अटपटा लगा। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी को कहा कि विष्णु जी ने ऐसा क्यों कहा, बोले वो बुजुर्ग हैं, वो आपके चेहरे को पढ़ के ये अनुभव कर रहे हैं कि इसके मन में मेरे प्रति कितना प्यार। जी जी। ये मेरा जो इसको मेरी पत्नी ने उस रूप में उसको ढाला। तो ये बात मुझे याद रही कि पत्नी से प्यार करना बहुत ज़रूरी है।
वही आपका मार्गदर्शन, आपकी जीवन की राह तय करती है। तो मेरे पत्नी के साथ मैं भी मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतनी सुंदर मतलब व्यवहार कुशल पत्नी मिली है, जिसने मुझे मानसिक रूप से भी सशक्त किया और आर्थिक रूप से भी काफ़ी। साहित्य की जो युवा पीढ़ी है जी, कुछ कमी नज़र आती है उसके अंदर आपको? युवाओं में छपास बहुत ज़्यादा हो गई है। आज कोई भी रचनाकार युवा लिखता है उसको रिपीट नहीं करता। हमारे समय में, मैं इसमें अब एक संस्करण और बता देता हूँ। विष्णु प्रभाकर जी ने एक दिन कहा कि रचनाएं करना आसान है, लेकिन एक खूबसूरत रचना बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ। उन्होंने कहा मैं पहले रचना को लिखता हूँ, उसको रख देता हूँ, थोड़ी देर के बाद उसे फिर पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें काट छांट होती है। मैं उसको काट छांट करके ड्राफ्ट अलग बनाता हूँ, उसको फाड़ देता हूँ। फिर मैं दूसरा बार उसको लिख देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर उसमें काट छांट करके फिर उसको रख देता हूँ। तीसरी बार जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मेरे हाथ उसको फाड़ने से रुक जाते हैं। तो इतना कहने का मतलब ये था कि इतनी मेहनत हमें रचना में करनी होती है, तभी हम भाषा के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, संवाद के स्तर पर तमाम जो साहित्य के जो हैं तत्व हैं, उन तत्वों पर कसेंगे तभी जाके एक बढ़िया रचना मिलेगी। तो विष्णु प्रभाकर की ये जो सीख थी मैंने अपने जीवन में बांध ली। साहित्य की राजनीति को कैसे देखते हैं हम? राजनीति के बिना साहित्य तो चल नहीं सकता जी। लेकिन कुछ लोग दाएं हाथ कुछ बाएं हाथ चलते हैं, और कुछ लोग जो कहीं भी नहीं होते, बीच में होते हैं, दुर्गति उन्हीं की होती है। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, और राजनीति, आपके पास कोई विचारधारा नहीं है तो आप एक अच्छे रचनाकार भी नहीं हो सकते। तो ये भी आरोप लगता है लंबे टाइम तक लेखन में, साहित्य में वाम का कब्जा रहा, तो जो एक दक्षिणपंथी साहित्य को उसको उपेक्षित किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा, हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह का रहा है। लेकिन यदि आपके पास यदि प्रगतिशील सोच है, आपकी विचारधारा प्रगतिशील है, आगे बढ़ने का जज्बा है, तो कोई दक्षिण पंथ और कोई वाम पंथ जैसा कोई चीज़ नहीं होता। ठीक है, वाम पंथ ने बहुत समय तक साहित्य को केंद्र में रखा और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं भी की गई हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया। भीष्म साहनी जैसे बड़े रचनाकार भी यही हैं, यशपाल जैसे रचनाकार भी वामपंथ से आए हुए। तो चीज़ों को किस परिप्रेक्ष्य में, आप किस संदर्भ में, मानवीय सरोकारों से किस रूप में आप जोड़ पाते हैं, यही आपकी रचना का मूल्यांकन है। और ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा जो फोकस है अपनी रचना पर आपको करना चाहिए। मानवीय सरोकारों से, संवेदनाओं से जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ सकते हैं, जितने आप संवेदनशील होंगे। पहले जब हम छोटे थे, ये जब लिख रहे थे, तो ये कहा जाता है कि देखिए आपको संवेदनशील होना है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति को, यदि आप एक अच्छे रचनाकार होना चाहते हैं तो पहले संवेदनशील होना था, आज अति संवेदनशील आपको होना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें, परिस्थितियाँ दिनों दिन बदल रही हैं। जी, असहिष्णुता के नाम पे पुरस्कार वापस लौटा देना, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसमें बहुत स्पष्ट ये कहता हूँ कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति आपको सम्मानित करता है तो सम्मान का आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। आपको तिरस्कार की दृष्टि के लिए सम्मानित नहीं किया गया है, और ना आपको ऐसा रोल अदा करना चाहिए। और सम्मान सिर्फ आपका नहीं हो रहा, आपके जितने पाठक हैं उनका सम्मान हो रहा। यदि आप तिरस्कार करते हैं, उनकी भावनाओं का भी तिरस्कार होता है। अच्छा, ऐसा भी आरोप लगता है कि 2014 के बाद जो है साहित्यकार और लेखक ज़्यादा राजनीति करने लग गए क्या सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो लिखने वाले हैं वो लगातार लिख रहे हैं, जो नहीं लिखने वाले हैं वो नहीं लिख रहे हैं, जिनका मुंह काम मुंह बजाना है वो बजा रहे हैं। तो स्पष्ट बात तो ये है, हम ही हैं, हम किसी पक्ष में नहीं है। आप कहेंगे दक्षिण पंथ है, दूसरा कह देगा वाम पंथ का है, लेकिन हम तो अपना कमिटमेंट, अपना जो प्रतिबद्धता है अपने लेखन पर है। सर, कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि लेखक का एक विचारधारा होनी चाहिए। होना चाहिए ना, विचारधारा तो है, लेकिन आप खेमा कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, उस पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी एक प्रगतिशील विचारधारा किसी भी दक्षिण पंथ का है, यदि वाम पंथ का है, तो आपके पास विचारधारा तो है। आप चीज़ों को, लोगों को आप अपने से जोड़ रहे हैं, अपनी संवेदनाओं से जोड़ रहे हैं। तो लेकिन इस युग में, डिजिटल युग में, सोशल मीडिया ही एक आदमी को नेम फेम दे रहा, बड़ा रचनाकार बना रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। आज मैं एक बार पहले भी कई जगह कह चुका हूँ
कि यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। यदि आप डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसका आप उपयोग कीजिए। उपयोग भी इस तरह है कि पहले आप रचना जब लिखते हैं उसका खुद मूल्यांकन कीजिए ना। एक दुरुस्त रचना तो बनाइए। आपने जो हो क्या रहा कि आज आप लिख रहे हैं, उसी पर पोस्ट कर दे रहे हैं, आपको 1-2 लाइक, 100, 200, 1000 लाइक मिल जा रही हैं, आप कह रहे हैं मैं तो महान लेखक हो गया। ऐसा नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका। India.com का साहित्य को समर्पित यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। इस कार्यक्रम की स्टोरी को आप India.com हिंदी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और इस कार्यक्रम का विस्तृत इंटरव्यू आप India.com के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।